हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे फिर से। और इस चैनल पे मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो अब मैं इसमें वापस एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जहाँ पे मैं सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक कवर करूँगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं टॉपिक, वो इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। और इंटीग्रेशन शुरू करने के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा आज, वो रहेगा बीटा और गामा फंक्शन। जो बीटा और गामा फंक्शन है वो हमारे इंटीग्रेशन के अंदर जो भी है मेन टॉपिक्स हैं। जो हमारे क्षेत्रफल हो गया, हमको क्षेत्रफल निकालना हो गया, या फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करने हो गए, तो ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक के रूप में काम आता है। तो यहाँ पे आपको बीटा और गामा फंक्शन जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहला टॉपिक आज हमारा यही है कि हमें बीटा और गामा फंक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी लेनी है। तो आज जो मैं शुरू कर रहा हूँ बीटा और गामा फंक्शन, तो उसके अंदर सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ बीटा फंक्शन क्या है और गामा फंक्शन क्या है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। यदि हम बीटा फंक्शन की बात करते हैं तो बीटा फंक्शन में सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं बीटा फंक्शन का क्या फॉर्मूला है और उसको किस रूप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीटा फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा एम एन। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दिया जो हमारा बीटा एम एन है उसको हमने डिफाइन किया है इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर m-1 इंटू 1 - x की पावर n-1 इंटू डी एक्स। तो हमारा ये एक इंटीग्रेशन है, एक फाइनाइट इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट 0 से 1 है, और उसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो किसके बराबर होती है, बीटा एम एन के बराबर। यहाँ पे m और n जो फंक्शन है उसके वैल्यूज़ है, मतलब फंक्शन में मतलब जो इंटीग्रेशन है इसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो m और n के पदों में निकल के आएगी, और उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है बी एम एन, मतलब इसको हम कहेंगे बीटा एम एन। तो हमारा इंटीग्रेशन है, इसको हम कहते हैं बीटा फंक्शन, जिसमें वैल्यू है बीटा एम एन की वैल्यू ये इंटीग्रेशन के इक्वल है। अब हम देखेंगे कि बीटा जो फंक्शन है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसको हम आगे क्या क्या प्रॉपर्टीज़ क्या है और इसको हम आगे क्वेश्चंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यदि हम बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी आती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो बीटा एम एन की वैल्यू होती है वो होती है बीटा एन एम। मतलब यदि एन को एम से रिप्लेस कर दें और एन को एम से रिप्लेस कर दें तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कोई चेंज नहीं होती है। इसको हम क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन, मतलब बीटा फंक्शन की सममित गुणधर्म। और इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा जो हमने पिछले सबसे पहले डिफाइन किया था बीटा एम एन को। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बीटा एम एन की क्या वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम बीटा एम एन की वैल्यू लिख सकते हैं जो बीटा के 0 to 1 x की पावर m-1 इंटू 1 - x की पावर n-1 इंटू डी एक्स। ये हमने डिफाइन किया था बीटा एम एन की वैल्यू। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं। यहाँ पे x की जगह एक नया वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं जिसको हम नाम देते हैं y। और y किस प्रकार से हमने डिफाइन किया है, y को हम डिफाइन कर देते हैं y = 1 - x। तो हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल डिफाइन किया y, और y को हमने लिख दिया है 1 - x। तो यहाँ से देख लेते हैं हम, जो यहाँ पे लिखा हुआ है y = 1 - x, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास x बराबर 1 - y। तो जो इस इंटीग्रेशन है इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की रख देंगे 1 - y। जैसे x की 1 - y रखा तो हमारे पास आ जाएगा x की 1 - y, तो y - y m-1 इंटू और 1 - x की वैल्यू हो जाएगी y, और इसकी पावर में n-1। और जब x की वैल्यू है 1 - y तो dx की वैल्यू आ जाएगी -dy। मतलब हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन में dx है इसकी जगह क्या रख सकते हैं, वैल्यू को -y। जैसे हम -y रखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा -dy। और अब यहाँ हमारी लिमिट की बात करते हैं रखने पे। तो जब x की लिमिट होगी हमारी 0, तो जैसे x को यहाँ 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 1। और जब x की लिमिट 1 है तो 1 रखने पे y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो लिमिट हो जाएगी हमारे 1 से 0। पहले x वेरिएबल के अंदर जो हमारा फंक्शन था उसमें लिमिट थी 0 से 1, और y वेरिएबल में फंक्शन की वैल्यू होगी 1 से 0। जैसे रखेंगे और यहाँ पे हमारा है माइनस, तो यदि माइनस को यदि हम लिमिट में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा माइनस से लिमिट चेंज हो जाएगी। तो लिमिट चेंज होते ही हमारा वैल्यू हो जाएगी 0 से 1, और ये माइनस होकर प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो फंक्शन था ये, इसकी जगह ये फंक्शन प्रतिस्थापन के द्वारा फंक्शन हमारा ये बन चुका है, और उसको हम वापस क्या लिख सकते हैं,
0 से 1 y की पावर n-1, ठीक है, और 1 माइनस वाई की पावर m-1 dy। अब हम देखते हैं गौर से इस वाले इंटीग्रेशन को और इस वाले इंटीग्रेशन, इनमें फ़र्क क्या है, केवल वेरिएबल है x ऊपर और नीचे वेरिएबल है y, फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों के अंदर लिमिट भी सेम है। तो एक तरह से ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू के बराबर हो गई, ठीक है। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तरह से इसका मान जो निकल के आएगा, इसके जो निकल के आएगी वो हो जाएगी बीटा एन एम। तो मतलब यहाँ से हमारे जो बीटा एम एन की वैल्यू थी उसको हमने कैलकुलेट करके लास्ट में लेके आ गए हमारे बीटा एन एम के बराबर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बीटा जो फंक्शन है वो सिमेट्रिक फंक्शन होता है एम और एन के अंदर। हम वहाँ पे बीटा फंक्शन के अंदर एम को एन रख सकते हैं और एन को एम रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं बीटा फंक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अब हमारी आती है सेकेंड प्रॉपर्टी बीटा फंक्शन की। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि जो बीटा एम एन की हमारी वैल्यू होती है वो हमारी वैल्यू होती है 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m+1 dx, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। हम बीटा एम एन को इस इंटीग्रेशन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस इंटीग्रेशन के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले हमको प्रूफ करने के लिए हमको बाय डेफिनेशन चलना होगा। बाय डेफिनेशन चलने के लिए हम यहाँ पे जो हमारी फंक्शन की वैल्यू है बीटा एम एन, उसकी हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास लिखी हुई है 0 to 1 एक्स की पावर m-1 और इंटू एक्स की पावर 1 माइनस एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। तो जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था कि हमने क्या किया था, प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन लगाया था, एक नया वेरिएबल y इंट्रोड्यूस किया था। इस प्रकार हम यहाँ भी एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे और वो किस रूप में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, x के वैल्यू हम रख रहे हैं y अपॉन 1 प्लस वाई। तो x के वैल्यू y अपॉन 1 प्लस वाई रखते हैं तो हमारा जो पूरा इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट होकर एक नए रूप में आ जाएगा और उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन को 0 to इन्फिनिटी y की पावर m-1 तो हमने यहाँ क्या किया है कि जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है x इक्वल टू वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो यहाँ से जैसे ही हम लिमिट की बात करते हैं तो इस लिमिट में यदि इसमें हम x की वैल्यू रखते हैं 0 तो y की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 0, जो कि हम देखते हैं लिमिट में y की वैल्यू लोअर लिमिट 0। अब हम यदि यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 रखने के लिए इस यहाँ पे y को इन्फिनिटी होना होगा, तभी वो इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, तब यहाँ पे x की वैल्यू 1 आएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 1 रखने के लिए यहाँ पे y को होना पड़ेगा इन्फिनिटी, तो हमारी ये अपर लिमिट होगी इन्फिनिटी। और यहाँ पे हमने x की ये रख दिया ये, तो हमारा वैल्यू आ गई ये, और 1 माइनस एक्स की जब हम ये रखेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। और जो dx है ये हमारा जो लिखा हुआ है इसको इंटीग्रेट करें, डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में, तब यहाँ से हम dx की वैल्यू लिख सकते हैं 1/y² dy। अब तो हमारा जो क्वेश्चन है, अब ये जो पहले x वेरिएबल के रूप में था, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से बन चुका है y वेरिएबल के रूप में। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इस इंटीग्रेशन को, और इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा ये इंटीग्रेशन है सॉल्व होकर हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जो हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा चल रहा है बीटा एम एन, और बीटा एम एन के लिए निकल के आ जाएगी यहाँ से 0 to इन्फिनिटी, ऊपर आ जाएगा y की पावर m-1, और जो नीचे हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस वाई की पावर है एक -1, यहाँ पे 1 प्लस वाई की पावर है एक -1, और यहाँ पे 1 प्लस वाई की पावर है 2। तो एक तरह से यहाँ से क्या होगा कि -1 पावर यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगी, और नीचे क्या बच जाएगा 1 प्लस वाई की पावर m+n। तो नीचे हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई की पावर m+n इंटू dy। ये हमने यहाँ पे लिख दिया dy। अब हम यदि गौर से देखते हैं इस वाले इंटीग्रेशन को और इस वाले इंटीग्रेशन को, यहाँ पे हम गौर से देखते हैं फ़र्क केवल यहाँ पे वेरिएबल का है, यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है, ये और यहाँ एक फाइनाइट इंटीग्रेशन है 0 to इन्फिनिटी, वो भी फाइनाइट इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यदि यहाँ पे जो y है इसको हम x भी लिख सकते हैं और x लिखते हैं हमारा सेम दोनों आ गया। तो यहाँ से हमारी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है कि जो हमारा बीटा फंक्शन होता है उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के रूप में। तो अब हम चलते हैं हमारे बीटा फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी पे। तो अब हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो हम बात करते हैं बीटा और गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन की। यहाँ पे हमको दिया हुआ है थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि बीटा एम एन की वैल्यू है, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 0 to π/2 sin 2m-1 थीटा इंटू कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा।
हमको प्रूफ करना है कि थर्ड प्रॉपर्टी में इस बीटा फंक्शन को हम इस प्रकार कैसे लिख सकते हैं। तो हम वही बेसिक रूप से चलेंगे। जो हमारा बीटा फंक्शन था वो हमारा ये था x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx 0 to 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमने पिछले दो प्रॉपर्टीज़ में यूज़ किया है सब्स्टिट्यूशन, हम इस पर भी सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। x की हमको सब्स्टिट्यूट करना है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, x की साइन स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको dx की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी है। तो dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमने क्या किया कि जो x था उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, तो x हो गया हमारा dx, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना चाहा तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी 2 sin थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा। अब हमको सिंपल ये करना है कि x की और dx की वैल्यू हमारे जो बेसिक डेफिनेशन थी उसमें रख देंगे। तो यहाँ पे जब हम रखेंगे तो हमारे पास इस इंटीग्रेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगी x की जगह तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस x है तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स की रखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा इंटू डी थीटा। जैसे हमने यहाँ पे रख दी है तो हमारा 2 तो निकल के बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं लिमिट लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 0 to π/2 हो जाएगी। और हम लिमिट लगा के देखते हैं यहाँ पे कैसे, जब हमारी वैल्यू थी x की 0, तो x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो साइन 0 किस पे 0 होता है, 0 पे, तो x की लिमिट आ गई 0। अब हम देखेंगे कि साइन की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 कब होती है हमारे पास, साइन की वैल्यू 1 कब होती है, साइन की वैल्यू 1 होती है 90 डिग्री पे, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। तो हमारी लिमिट भी आ गई है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ था साइन स्क्वायर थीटा वो तो उसकी पावर तो आ गई m माइनस 1, यहाँ पे लिखा हुआ था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसके लिए हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा और उसकी पावर n माइनस 1, और 2 बाहर निकल के आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच जाएगा ये हमारे पास लास्ट में ये बच जाएगा। अब हम इस जो नीचे लिखा हुआ है इसको हम डायरेक्ट ऊपर इसके बराबर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे साइन की पावर आ रही है 2m माइनस 2, साइन की पावर आ रही है 2 इंटू m माइनस 1, मतलब 2m माइनस 2। तो साइन की पावर है यहाँ पे 2m माइनस 2 और एक साइन यहाँ पे है तो वो जुड़ के और घट के रह जाएगा 2m माइनस 1, तो यहाँ पे साइन की पावर जाएगी 2m माइनस 1। इस प्रकार यहाँ पे cos थीटा की पावर है 2n माइनस 1, 2 इंटू n माइनस 1, मतलब cos 2n माइनस 2, और यहाँ पे एक और cos लिखा हुआ है तो ये पावर जुड़ के हो जाएगी हमारे पास cos 2n माइनस 1। तो यहाँ पे फाइनली ये इस रूप में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी देख ली है। अब हम यहाँ पे बीटा फंक्शन के बाद आते हैं गामा फंक्शन के ऊपर। जिस प्रकार हमने बीटा फंक्शन को डिफाइन किया था उसी प्रकार हम गामा फंक्शन को भी डिफाइन करते हैं। और गामा फंक्शन को डिफाइन जैसे बीटा फंक्शन के अंदर दो कांस्टेंट होते थे, जैसे m और n, मतलब बीटा फंक्शन की वैल्यू m और n पर डिपेंड करती थी। इसी प्रकार यदि हम गामा फंक्शन की बात करते हैं तो गामा फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा n। ये हमारा है गामा फंक्शन गामा n, और इसकी वैल्यू हम किस पर डिफाइन करते हैं 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस x और x की पावर n माइनस 1 dx। ये हमारा हो गया है गामा फंक्शन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा n से। यहाँ पे जो इस फंक्शन है उसकी वैल्यू केवल एक वेरिएबल n पे डिपेंड करती है, ठीक है। और यहाँ पे लिमिट जाती है 0 to इन्फिनिटी में। बीटा फंक्शन की बात करेंगे तो वहाँ पे लिमिट हम देखते हैं 0 to 1 जाती है, उसमें 2 वेरिएबल होते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल गामा n, यहाँ पे n। तो जिस प्रकार हमने बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ की बात की थी उसी प्रकार अब हम बात करते हैं गामा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है उस पहली प्रॉपर्टी आती है इसको हम कहते हैं गामा n+1 की वैल्यू होती है n इंटू गामा। ये पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि गामा n+1 की वैल्यू को हम लिख सकते हैं गामा n+1 की वैल्यू को लिख सकते हैं n इंटू गामा n। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे हम लिख सकते हैं। बात करते हैं गामा n+1 को लिख सकते हैं n इंटू गामा n, कैसे प्रूफ करेंगे इसको। अब हम बेसिक डेफिनेशन चलते हैं कि गामा n की वैल्यू क्या होती है। तो हमने देखा था कि जो गामा n है इसकी वैल्यू हमने कहा था 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू dx। ये हमारी वैल्यू होती है गामा n की। अब यदि हम यहाँ पे देखते हैं हमको प्रूफ क्या करना है, गामा n+1 को प्रूफ करना है इसके बराबर, तो हम क्या करते हैं जिस प्रकार गामा n की वैल्यू ये है, अब हम क्या निकालते हैं गामा n+1 की वैल्यू निकालते हैं। तो गामा n+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो गामा n+1 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n+1 माइनस 1 इंटू dx। मतलब हमने क्या किया कि जहाँ पे n लिखा हुआ था, जहाँ पे n लिखा था वहाँ पे लिख दिया n+1, यहाँ पे n था तो यहाँ पे n+1।
तो यहाँ से 1 और 1 कट के यहाँ से हमारे पास बच जाएगा n, यहाँ पे हमारे पास n बच जाएगा। अब हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अब हम इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इसको एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और उस कांस्टेंट को इन्फिनिटी टेंड करा देंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 to a लिमिट a टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n dx। अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि जो इन्फिनिटी लिखा हुआ था, इन्फिनिटी को वेरिएबल की तरह ट्रीट कर लिया है a, और उस a को हमने यहाँ पे क्या किया है कि इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक है e की पावर माइनस x और एक है x की पावर n। अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, मतलब दो फंक्शन के माइनस e की पावर माइनस x और यहाँ उसकी लिमिट जाएगी 0 to a माइनस 0 to a n x n माइनस 1 की पावर माइनस x। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ क्या किया है कि जो x की पावर n था उसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया है और e की पावर माइनस x था उसको सेकंड फंक्शन मान लिया, और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हमने लगा के इंटीग्रेशन को यहाँ पे लिख दिया है। अब हमने यहाँ पे लिखते ही इंटीग्रेशन को लिखने के बाद हम आगे देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी लिमिट थी वो दोनों फंक्शंस के अंदर चली गई है। यहाँ पे हम लिमिट हमने यहाँ लगा दी और यहाँ पे लगा दी है। अब यहाँ पे जो लिमिट थी, अब हम यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे a है और यहाँ पे a की पावर n और e की पावर माइनस a। अब यहाँ पे हम लिमिट लगाते हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0, और राइट हैंड साइड में जब लिमिट अंदर जाएगी इंटीग्रेशन के अंदर, तो इंटीग्रेशन में जो लिमिट थी 0 to a, अब वो लिमिट हो जाएगी 0 to इन्फिनिटी। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट था उसकी वैल्यू तो हो गई 0, और राइट हैंड साइड में जो हमारा फंक्शन था वो हमारा ये बच गया। तो हमने शुरू किया था यहाँ से, हमने शुरू किया था 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n dx, और शुरू करने के बाद हम यहाँ पे इस स्टेप पे पहुँच गए हैं जहाँ पे n हमारा बाहर आ गया है और एक इंटीग्रेशन हमारे पास यहाँ पे आ गया है। अब इस इंटीग्रेशन को यदि हम कंपेयर करते हैं हमारे गामा फंक्शन से, तो गामा n की वैल्यू थी 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n dx। तो यदि इसको कंपेयर करते हैं यहाँ से, इसको कंपेयर करने से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ये फंक्शन है इसकी वैल्यू हो गई गामा n के बराबर। तो अब हम इस पूरे जो फंक्शन था इसकी जगह हम लिख सकते हैं हम n इंटू गामा n। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया है कि गामा n प्लस 1 की वैल्यू होती है n इंटू गामा n के बराबर। अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं गामा फंक्शन की, वो होती है फैक्टोरियल प्रॉपर्टी ऑफ गामा फंक्शन। जैसे हमने देखते हैं कि फैक्टोरियल हम डिफाइन करते हैं, n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो हमारी जो गामा फंक्शन होता है वो इसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है n फैक्टोरियल। मतलब हम जो गामा n प्लस 1 है इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं n फैक्टोरियल के, जहाँ पे जो हमारा n है वो एक नेचुरल नंबर है। n नेचुरल नंबर एक प्राकृत संख्या है, तो हमें गामा n प्लस 1 की वैल्यू को n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे एक बाय एग्जांपल लेते हैं कि यदि हम गामा 6 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो गामा 6 की वैल्यू हो जाएगी 5 फैक्टोरियल, और यहाँ से गामा 4 की वैल्यू हो जाएगी 3 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे यदि ये लास्ट में हम चलते जाएंगे और यहाँ पे हम यदि गामा 1 की वैल्यू निकालते हैं, तो गामा 1 इस फॉर्मूले से हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1। तो यहाँ से हमारा बेस हो गया इसका गामा 0 की वैल्यू, तो गामा 1 की वैल्यू हो गई 1। ऐसे गामा 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 फैक्टोरियल मतलब 1, और गामा 3 की वैल्यू हो जाएगी 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गामा n प्लस 1 को n फैक्टोरियल। तो आज हमने गामा और बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि बीटा और गामा फंक्शन में क्या रिलेशन होता है, और जो ये रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में
आने से पहले बीटा और गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी आप जरूर याद रखना, उसको हम यूज़ करेंगे गामा और बीटा फंक्शन के बीच में रिलेशन निकालने की।